गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। ठीक है, क्या है? हम पढ़ेंगे अध्याय 18 का नाम ऊर्जा, उसका स्वरूप एवं स्रोत। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि आखिर ऊर्जा है क्या। ठीक है, क्या सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा है क्या, या हम ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्य को हम किसके द्वारा, ऊर्जा की सहायता से कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, ऊर्जा द्वारा हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य को जब हम पूरा करते हैं या संपन्न करते हैं तो उसमें हमें मेहनत लगती है, या फिर हम श्रम करते हैं तो उसके बाद ही वो कार्य क्या होता है, पूर्ण होता है। तो मान लो जाए हमें कोई भारी वस्तु को उठाना है, या भारी कोई चीज है उसको उठाना है, तो भारी वस्तु को उठाने पर क्या होगा, अधिक बल लगेगा, यानी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी अधिक कार्य करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके पहले भी आप लोग पिछली कक्षाओं में, जैसे 8th हो गया, 9th हो गया, तो उसमें आप लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आप देख रहे हो कि जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा का सीधा संबंध किससे है, कार्य से। मतलब हमारा ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी हम कुछ कार्य को कर सकेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ऊर्जा और कार्य का सीधा संबंध है। और क्या है, हमें बहुत अधिक कार्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारी जितनी अधिक ऊर्जा होगी हमारे शरीर में, हम उतनी ही अधिक काम को, कोई भी काम को पूरा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सवाल आता है कि ऊर्जा शब्द का प्रयोग किसने किया, या फिर इसका आविष्कार किया किसने किया, या इसको ऊर्जा शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया। तो देखेंगे कि ऊर्जा शब्द का आविष्कार 200 वर्ष पहले हो चुका था। ठीक है, 200 वर्ष पहले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, थॉमस यंग, इन्होंने ऊर्जा शब्द का आविष्कार किया था 200 वर्ष पूर्व। कौन? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थॉमस यंग। तो थॉमस यंग के अनुसार ऊर्जा में क्या होता है, कार्य छिपा रहता है। यानी ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी कार्य को करते हैं। आप जानते हैं कि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तभी आप कोई भी काम को करोगे। तो क्या होता है, इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या है, बहुत अधिक, हमारे शरीर में भी क्या होती है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। जब हम कोई कार्य को करते हैं, अधिक कार्य करते हैं, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक कार्य कर लेते हैं तो हमें थकान भी महसूस होता है। तो आप जानते हो कि ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यानी भोजन हम लेते हैं, उसके माध्यम से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग क्या है, किसी दिन उपवास रखते हो तो क्या होता है, हमारे पास एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लो जब हम सुबेरे, मतलब हमारा फास्ट का कोई दिन है, तो मॉर्निंग टाइम में क्या रहेगा, आपका शरीर में एनर्जी ज्यादा रहेगी। फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाती है, शाम होते तक आपकी जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। क्यों मॉर्निंग टाइम में आपका क्या रहता है, क्योंकि उस समय जब हम रात्रि में जो भोजन किए रहते हैं उसकी ऊर्जा मतलब बाकी रहती है हमारे बॉडी पर। यानी मॉर्निंग टाइम में हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उपवास रहने के कारण हम दिन भर कोई भी भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करते, उसके कारण क्या हो जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम होने लगती है। इस प्रकार से हम ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है मनुष्य और ऊर्जा। तो हम जनरली या ज्यादातर कार्य की बात करते हैं तो कार्य का सीधा संबंध क्या करते हैं, जीवित मनुष्यों में जोड़ते हैं। यानी कोई कार्य कर रहा है तो वो जीवित मनुष्य ही करेगा। इस प्रकार से हम कार्य का सीधा संबंध किससे जोड़ते हैं, जीवित मनुष्य। पहले जमाने के जो मनुष्य वो गुफाओं में रहते थे तो वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या है, पालतू जानवरों से जो प्राप्त ऊर्जा मिलती थी उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। उसी प्रकार से उनको फिर ज्ञान प्राप्त होते गया, नई नई चीजों का आविष्कार हुआ। फिर वो क्या करते गए, पानी और क्या है, पानी के बहाव में क्या किया, जहाजों को चलाना सीखा। फिर क्या है, लकड़ी और वसा का उपयोग
ईंधन के रूप में, ईंधन जैसे इस्तेमाल किए, यानी आग की ऊर्जा का उपयोग किया, मतलब ईंधन के रूप में आग का उपयोग किया, यानी आग से जो ऊर्जा प्राप्त थी उसका उपयोग किया। तो यहाँ पर देखेंगे आग की बात आई तो आग से बहुत सारे बेनिफिट भी है, जैसे कि मतलब लाभ है, जैसे कि क्या है, सर्दी के दिनों में क्या है, गर्मी मिल जाती है आग से हमें। आग के माध्यम से ही मतलब अंधेरे कोई जगह है या अंधेरी रात है तो उसको प्रकाश भी मिलता है। यहाँ तक कि इसके अलावा आप देखोगे कि आग के माध्यम से ही जो धातुओं, फिर कांच या मिट्टी के बर्तन बनाने के काम भी ये आग की ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कि जीवित हैं या फिर जीवित जानवरों के साथ साथ जो मतलब निर्जीव वस्तुओं से है, उनसे भी जो प्राप्त ऊर्जा है उनका उपयोग भी ऊर्जा के रूप में करने लगा, ऊर्जा के कार्य में इनका उपयोग होने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर एक समय आया तो क्या हुआ आपका 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। 1700 में क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। किसके माध्यम से, स्टीम इंजन के माध्यम से। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर अलग अलग प्रकार के इंजन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के इंजन बनाए गए। इन्हीं इंजनों के माध्यम से क्या किया गया, जैसे आपके कारखानों की मशीन को चलाया गया, मशीनों को चलाने के लिए इंजन का उपयोग किया। कुछ इंजनों का उपयोग समुद्र में जहाजों को चलाने के लिए, तो कुछ इंजनों का उपयोग क्या किया गया, जमीन पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिए भी इंजन का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग इंजनों का अलग अलग उपयोग किया गया। फिर क्या हुआ, इंजन के लिए हम ईंधन के रूप में जो लकड़ी का उपयोग करते थे, इंजन के लिए जो हम ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते थे, फिर उसके जगह लकड़ी के जगह कोयले का उपयोग किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, 1800 में क्या हुआ, जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा में, यानी जलाऊ लकड़ी से जो क्या होती है, जलाऊ लकड़ी से जो विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है, मिलती है किससे, आपके जलाऊ ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उसमें दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच तार के पहिए चलाए गए, जिससे दो चुंबकों के बीच क्या हुआ, गतिशील ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसके कारण दो चुंबकों के बीच गतिशील ऊर्जा प्राप्त हुई। और इस गतिशील ऊर्जा से क्या हुआ, विद्युत धारा मतलब पैदा हुई। और इस विद्युत करंट का उपयोग टेलीग्राम या टेलीफोन के लिए का उपयोग में किया गया। फिर क्या हुआ, इसी विद्युत ऊर्जा और क्या हुआ, ये विद्युत करंट का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं हम, टेलीग्राम या टेलीफोन के लिए उपयोग किया गया। आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग दुनिया में जितने भी क्या होते हैं, मोटर होते हैं, उसको चलाने के काम आते हैं। सारे मोटर किससे चलते हैं, आपके विद्युत ऊर्जा से ही। फिर उसके बाद 1800 में ही क्या हुआ, धीरे धीरे लोग तेल के कुएं खोदने सीखे, जिसको आसानी से क्या हुआ, पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया गया, ले जाना, मतलब सफल हुए वो, मतलब तेल के कुएं खोदने सीखे, उसके बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते थे। फिर क्या हुआ, 1800 के अंतिम समय में, मतलब 1800 जब खत्म होने वाली हुआ, मतलब 1800 के अंत में क्या हुआ, मतलब पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनना प्रारंभ हुआ। मतलब क्या हुआ, 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बने। इनका उपयोग फिर कार, बस, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज, इन सभी को चलाने के लिए इनका उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, आपका मनुष्य और ऊर्जा, मतलब ये आपके ऊर्जा के कई उपयोग हो गए, जिनका मतलब इंजन का उपयोग हुआ, जिसका उपयोग कार, बस, ट्रक, मोटर और क्या है, जहाज, हवाई जहाज चलाने के लिए इन इंजनों का उपयोग किया गया, मतलब पेट्रोल से चलने वाले इंजन का उपयोग। अब आते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है, ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप। तो ऊर्जा के प्रकार में हम लोग प्रतिदिन क्या है, नए नए ऊर्जा से अवगत होते हैं, लेकिन हम जनरली ध्यान नहीं देते। तो प्रतिदिन कई ऊर्जा के कई रूपों से हम क्या होते हैं, अवगत होते हैं। जैसे हम सुबेरे नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो क्या होता है,
नाश्ता कर लेने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है उससे क्या उत्पन्न होता है, हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है। कहीं हम पैदल चलकर जा रहे हैं या साइकिल से कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या हम साइकिल से कहीं जा रहे हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, उससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे स्कूल की मान लो जाए कोई बच्चा है जो रोशनी से भरे हुए कमरे में या स्कूल का कमरा है उसमें पहुंच रहा है, तो उसे कि कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अगर कोई अपने दोस्तों से, कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है तो उससे क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब कोई खेलते वक्त बॉल को ऊपर उछालता है, कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर उछालता है और उसे कोई व्यक्ति कैच ले लेता है तो ये क्या होता है, मतलब गुरुत्वीय, इसमें क्या होगी, गुरुत्वीय ऊर्जा होगी। यानी बॉल ऊपर उछला, उसके बाद गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे आया और वो उसको कोई व्यक्ति जो है या बच्चा है वो कैच ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, गुरुत्वीय ऊर्जा हुआ। अब हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में चाहे कहीं किसी के कोई भी दिन हो, हम क्या लेते हैं, पंखे का हवा लेते हैं, यानी पंखे का आनंद लेते हैं हवा लेकर, तो उसमें क्या होगी, आपकी विद्युत ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये सभी क्या है, विद्युत मतलब आपका ऊर्जा के ही प्रकार है। यानी बहुत सारे ऊर्जा है जिनसे हम अवगत तो थे, लेकिन हम जानते नहीं थे कि ये सब में ये ऊर्जाएं होती हैं। आप देखते हैं कि इन ऊर्जाओं के जो स्वरूप है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो इस ऊर्जा के स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आपका आएगा, पहला है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, चौथा है गुरुत्वीय ऊर्जा। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा के अंतर्गत भी चार ऊर्जाएं हैं, जिसमें से पहला है विकिरण ऊर्जा, दूसरा है तापीय ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा और चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, संग्रहित ऊर्जा, व क्या होगा, स्थिति की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, स्थिति की ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। संग्रहित ऊर्जा या स्थिति की ऊर्जा ही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसमें आपका गुरुत्वीय ऊर्जा भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, यह अणु एवं परमाणुओं के बंधों में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम क्या ले सकते हैं इसका, पेट्रोलियम हो गया, प्रोपेन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, रासायनिक ऊर्जा के। रासायनिक ऊर्जा क्या है, एक बार और देख लीजिए। रासायनिक ऊर्जा में अणुओं और परमाणुओं के बंधों में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे ही रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, इसको ले सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण है, आपके रासायनिक ऊर्जा के। सेकंड जो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये अणु एवं परमाणु क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है, अणुओं के जो बंध होते हैं वो इसको एक साथ बांधकर रखते हैं। इसमें जो क्या होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा जो है वो अणुओं के बंधों को एक साथ बांधकर रखती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेंगे यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय ऊर्जा के उदाहरण है। अब तीसरा आता है आपका संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा, कोई वस्तु है जिस पर बल लगे, मान लो कोई वस्तु है तो उस पर बल लगाएंगे तो बल के कारण क्या होगा, उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होगी वो क्या होगी, आपकी संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा है। इसमें जैसे उदाहरण के रूप में क्या है, रबड़ को ले लेते हैं या तनने वाले रबड़ को, तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं, उसको रबड़ को अगर उसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो बल लगाने के कारण क्या होता है, वो रबड़ जो है वो तनता है, तो उसमें वो ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होती है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं हम, तने हुए रबड़ या संपीड़ित स्प्रिंग, यानी कोई भी स्प्रिंग देखे होंगे, उस पर हम बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, अगर बल लगाकर उसको हम ऐसे दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाएगा, छोड़ देंगे तो नॉर्मल अपने
पहली अवस्था में आ जाता है। तो संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण में क्या है आपका तने हुए रबड़ और आपका स्प्रिंग आता है। जो एक किसके कारण होता है, वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा उसमें होती है। चौथा आता है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा हम किसे कहते हैं, यह स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय मतलब ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई विद्युत बांध है, ठीक है, यानी विद्युत जल का विद्युत बांध है जिसमें क्या है जलाशय, मान लो कोई जल विद्युत बांध है जिसमें जलाशय को क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है। तो टरबाइन को घुमाने के लिए जब वो जल को छोड़ा जाता है तो वो क्या किस रूप में चेंज हो जाता है, गतिज ऊर्जा के रूप में वो चेंज हो जाता है। तो ये सभी देख रहे हो कि ये किसके स्थितिज ऊर्जा है, ये सभी, जिसमें पहला है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा और चौथा गुरुत्वीय ऊर्जा। उसी प्रकार हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। अब देखते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से आ रहा है आपका, विकिरण ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गति ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले देखेंगे कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा कण के गति के कारण होती है, जिसमें क्या होता है आपका तरंग आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अणु एवं परमाणु की गति भी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकिरण ऊर्जा हम किसे कहते हैं। तो विकिरण ऊर्जा क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या करती है, गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में गति करते हैं। विकिरण ऊर्जा में क्या आएंगे आपके दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो किरणें आदि शामिल होते हैं विकिरण ऊर्जा में। तथा सूर्य का जो ऊर्जा है वो भी किसका उदाहरण है आपका, विकिरण ऊर्जा का उदाहरण है। तो विकिरण ऊर्जा में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, दृश्य प्रकाश किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गए और क्या है आपके सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा है वो भी किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, विकिरण ऊर्जा के अंतर्गत। अब दूसरा देखते हैं तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा किसे कहेंगे, तो देखो तापीय ऊर्जा क्या है, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ये क्या होते हैं, पदार्थ के भीतर क्या होता है, अणु और परमाणुओं के कंपन एवं गति के कारण वो ये तापीय ऊर्जा होता है। इसका उदाहरण हम भूतापीय ऊर्जा को ले सकते हैं। तीसरा है गति ऊर्जा। गति नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज की गति यानी जो स्थिर है उसमें गति आना। तो गति ऊर्जा में क्या होगा, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलना या गति करना, या गतिज ऊर्जा कहलाता है, गति ऊर्जा कहलाता है। गति ऊर्जा के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं पवन यानी हवा को ले सकते हैं, या फिर जल विद्युत को भी ले सकते हैं इसका उदाहरण। यानी जल क्या है, जैसे हमने बांध के बारे में पढ़ा है, तो बांध में को क्या करते हैं, कोई विद्युत जल विद्युत बांध है तो उसे टरबाइन को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, जब जल को छोड़ा जाता है, जैसे बांध में जल एकत्रित है तो टरबाइन को घुमाने के लिए जब हम जल को छोड़ते हैं तो जल क्या गति का रूप लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका गति ऊर्जा का उदाहरण। वैसे विद्युत ऊर्जा के उदाहरण के रूप में आपका जैसे बिजली का चमकना, ये भी किसके उदाहरण है आपका, विद्युत ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन की गति भी हो गई, ये भी किसके उदाहरण है, विद्युत ऊर्जा के उदाहरण है। तो ये हो गया आपका ऊर्जा के स्वरूप, जिसमें स्थितिज और गतिज, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आते हैं। अब आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि कोई निर्जीव वस्तु है वो क्या होता है, कार्य करता है। तो कार्य कौन करता है आपका, जैसे कार्य कर रहा है तो उसमें क्या होगी, गति होगी। यानी कोई निर्जीव वस्तु है जो कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह गतिशील होगा। यानी हम देखेंगे कि कोई भी चीज जैसे स्थिर हवा है, स्थिर पानी है या स्थिर पत्थर है, यानी वो सभी चीज स्थिर है, जो हवा, पानी और पत्थर, तो वो किसी भी प्रकार के चीजों को क्या है, जैसा हवा जो है वो किसी चीज को हिलाकर गिरा नहीं सकता जब तक वो स्थिर है तब तक, या फिर पानी स्थिर है तो वो किसी भी चीज को बहाकर आगे नहीं ले जा सकता।
उसी प्रकार अगर कोई पत्थर स्थिर है तो वो भी किसी चीज को तोड़ नहीं सकता। ये क्या है, ये स्थिर है इसलिए इसमें क्या है, कोई भी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये स्थिर है। तो क्या होगा, जैसे कोई हवा का तेज झोंका है तो वो क्या कर सकता है, किसी वृक्ष को गिरा सकता है या कोई भी और चीजों को क्या कर सकता है। अगर तेज हवा चल रही है तो वो हवा क्या है, किसी भी पेड़ को या वृक्ष को वो गिरा सकता है। वैसे ही अगर पानी का तेज बहाव है तो वो जैसे नाव हो गया या जहाज हो गया, उसे क्या है, आगे धक्का देकर बहाकर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई पत्थर है उसे उठाकर गुलेल से किसी दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, दीवार पर निशान बन जाता है, यानी छेद होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें गतिशील चीजें ही कार्य करती हैं, यानी जब तक हम उसको गति प्रदान नहीं कर रहे थे वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा था। जैसे कोई हवा स्थिर थी तो किसी भी चीज को हिलाकर गिरा सकती थी क्या, नहीं। वैसे ही पानी जो स्थिर था वो किसी भी चीज को बहाकर नहीं ले जा सकती थी। तो जैसे ही उसमें गति आ जाती है तो वो क्या करती है, कार्य करने लगती है, यानी गतिशील वस्तु ही कार्य करती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, आपका गतिशील वस्तु क्या कार्य करती है, तो क्या होगा आपका, गतिशील पदार्थ में गतिशील वस्तु ही कार्य करता है। तो क्या होता है, गतिशील पदार्थ में ही, मतलब उस गतिशील पदार्थ में निश्चित रूप से ऊर्जा होती है, तभी ही वो क्या काम करना प्रारंभ करता है अपना। यानी जब तक हम उसमें गति प्रदान नहीं करेंगे, यानी उसमें ऊर्जा है, उसी के कारण क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहा है। तो जब तक हम उसको गति प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगा। और ये गतिशील पदार्थ क्यों कार्य कर रहा है, क्योंकि उसमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा स्थित है। तो इसको हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा भी कहते हैं। मान लो जाए हम एक चीज और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कल्पना करते हैं। मान लो ऊंची पहाड़ी है, मतलब कोई पहाड़ी इलाका है जिस पर क्या है, उस पहाड़ पर पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है। मान लो जाए आपका उस पहाड़ी इलाके में, पहाड़ पर मतलब ऊंचाइयों पर पत्थर है, तो उस पत्थर को क्या है, वो बहुत ही किनारे पर स्थित है। तो तेज हवा के झोंके से वो क्या होता है, धीरे धीरे उस पहाड़ से क्या हुआ, गिरता हुआ नीचे की ओर आता है। तो क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, पहले जो पहाड़, मान लो जाए यहाँ पर आपका पहाड़ है, इस तरीके से आपका पहाड़ है, तो यहाँ पर कोई पत्थर है, तो ये आपका जो पत्थर है वो तेज हवा की झोंकों से क्या होगा, धीरे गिरेगा। तो जैसे गिरेगा तो क्या होगा, शुरुआत में इसकी गति क्या होगी, कम होगी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर बढ़ता जाएगा इसकी गति क्या हो जाएगी, तेज होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, वो जब तक क्या होगा, जब तक वो नीचे आएगा तो पहले तो इसका जो गति है वो इस पत्थर का वो धीरे रहेगा, लेकिन जैसे वो आएगा फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, धरती पर टकराएगा। तो या तो ये धरती पर किसी चीज से टकरा कर उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, या फिर वो कहीं पर मतलब कुछ चीज से टकरा कर वहीं पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि पहले तो ये पत्थर स्थिर था, लेकिन जैसे ही तेज हवा चला तो ये गिरा, तो क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या हो रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा से, मतलब स्थिर है वो किस में चेंज हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो ये आपके क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।